हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज आप लोगों का हार्ट साइकिल यानी कि हृदय चक्र या हृदय की क्रियाविधि। काफ़ी लोग इसे हृदय चक्र बोलते हैं और काफ़ी लोग इसे क्या बोलते हैं, हृदय की क्रियाविधि। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि हृदय क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है। आज हम लोग बात करेंगे कि हृदय की क्रियाविधि क्या है और हार्ट जो है वो किस तरीके से क्रिया करता है, कौन कौन सी उसमें अंदर रिएक्शंस होती हैं। क्लियर है? थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान दीजिएगा, अपना ध्यान में भटकाइएगा बेटा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आप लोगों को शायद 10th लेवल तक आप लोगों ने पढ़ी तो हैं लेकिन उनका मतलब समझ में नहीं आया। तो आज हम लोग क्या करेंगे डिटेल में। और जो एनसीईआरटी वाले हैं, एनसीईआरटी में बेटा ये टॉपिक 11th क्लास में है और राजस्थान बोर्ड के अंदर बेटा ये क्या है, 12th क्लास में। ठीक है ना? तो हम लोग बेटा 12th क्लास में पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी में जिन्होंने पढ़ चुका, जो 12th में बोर्ड चेंज करे, उनको बेनिफिट होगा इसके अंदर। ठीक है? तो हृदय की क्रियाविधि यानी हम लोगों को अभी तक हम लोग पढ़ चुके कि हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है बेटा। ठीक है? हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, पंप कर रहा है, वो पुश कर रहा है। अब काफी लोग क्या कहते हैं कि हार्ट है ना बेटा, वो क्या है, नॉर्मली आप लोगों का एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को प्योर करता है, लेकिन ब्लड का प्योरिफिकेशन हार्ट में नहीं होता। उनका शुद्धिकरण जो है वो आपके हार्ट में नहीं होता। हार्ट का काम केवल क्या है कि उसके पास खून आ रहा है, उसको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक ऑर्गन तक, हर एक टिश्यू तक और हर एक सेल तक पहुंचाने का काम कर रहा है। क्लियर है ना? यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि हार्ट जो एक पेशीजनित अंग है, ठीक है, उसकी जो पेशियां हैं उसे आप लोग मायोकार्डियम बोलते हो। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। क्लियर है ना? हार्ट की पूरी संरचना हम लोग पढ़ चुके थे, बाह्य और आंतरिक दोनों टाइप की। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हार्ट जो है उसकी बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना तो हमने बात कर ली, ठीक है, लेकिन अब बात करें थोड़ा सा डिटेल के अंदर कि क्या है वो, किस तरीके से होता है। तो सुनिएगा, हार्ट की क्रियाविधि समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, नॉर्मली जो हार्ट की फंक्शनिंग है ना बेटा, वो 2 चरणों में पूरा होती है। पहला होता है आपका हार्ट बीट, हृदय स्पंदन, धड़कन, धक-धक। ठीक है? काफी लोग मतलब इस चीज को मूवीज में लेके जा रहे हैं, हाँ धक-धक होता है, लेकिन भाई जो तुम लोग बोलते हो ना दिल में धड़कन, दिल में धक-धक, ये हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरे दिल में कुछ कुछ होता है, हम इतने बड़े हो गए, हमारे दिल में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है? ओके, जोक से पार्ट, मजाक कर रहा था थोड़ा सा मैं, क्योंकि नहीं तो आप लोग बोर हो जाते हैं। फिर दूसरा होता है आपका हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल। तो 2 ही मेन चीज होती है, पहला है हार्ट बीट और सेकंड है कार्डियक साइकिल। हार्ट बीट की बात करते हैं, हार्ट बीट की बात करते हैं। ठीक है? हार्ट बीट क्या है भाई? हृदय जो बार बार धड़कता रहता है, पंप करता रहता है। अब पंप करेगा, धड़केगा, तो उसमें क्या वो किस तरीके से होता है वो सुनिएगा कि हृदय का लयबद्ध संकुचन। अब लयबद्ध का मतलब क्या होता है बेटा? रिदमिक, लगातार। लयबद्ध होता है लगातार, यानी कि लगातार संकुचित होते रहना, संकुचित हृदय स्पंदन कहलाता है। ठीक है? समझ में आया? वर्ड को समझो, शब्दों को समझो। शब्द अगर समझ में आ गया तो जिंदगी में कहीं पीछे नहीं रहोगे, अदरवाइज नोट्स रखते रहो, ऑर्डर ट्रिप के पास हो जाओगे, लेकिन आगे जिंदगी में क्या करोगे? कुछ नहीं। ठीक है? तो हृदय का लयबद्ध संकुचन, लयबद्ध का मतलब होता है कंसिस्टेंटली, लगातार होना। ठीक है? अब इसे बेटा पेशीजनित स्पंदन भी कहा जाता है, मायोजेनिक भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं पेशीजनित या मायोजेनिक? बिकॉज हमारा हार्ट जो उसकी पेशियों में स्पंदन होता है, आवेग उत्पन्न होता है, ठीक है, उसकी पेशियों में। और कौन करता है? ये प्रेरक तंत्रिकाएं करती है। कौन करता है? प्रेरक तंत्रिकाएं। प्रमोटर जो न्यूरॉन है, ठीक है, जो प्रमोटर न्यूरॉन्स होती हैं वो क्या करती है? प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपन उत्पन्न करती है, जिसे आप लोग पेशीजनित उद्दीपन बोलते हो। ठीक है? ओके, यह एक तंत्र के द्वारा संचालित रहता है। अब नॉर्मली जो स्पंदन है उसके लिए एक तंत्र या सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, और उस सिस्टम को आप लोग चालन तंत्र या इंग्लिश में उसको बोलते हैं बेटा कंडक्टिंग सिस्टम, CONDUCTING, कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है? कंडक्टिंग सिस्टम। ओके ओके, क्लियर है ना बेटा? तो इसे आप लोग क्या बोलते हो? कंडक्टिव सिस्टम भी बोलते हो। अब इसमें देखो होता क्या है, चालन तंत्र में अगर हम लोग चालन तंत्र की बात करें तो इसमें कौन कौन आता है बेटा? एसिन, साइनोऑरिकुलर नोड। ठीक है? एसिन शॉर्ट फॉर्म याद करो, सही है। ओके, जिसे आप लोग कोटर आलिंद परु भी बोलते हो हिंदी में। ठीक है? अंतर परु संधि तंतु, ठीक है, ये फाइबर्स होते हैं। अंतर निलय परु, जिसे आप लोग एवियन बोलते हो, ऑर्टियोवेट्रिकुलर नोड। ठीक है? इसे आप लोग क्या बोलते हैं? एवियन। शॉर्ट फॉर्म में इसे एवियन लिख सकते हो आप लोग, कोई नंबर नहीं काटेगा, बोर्ड एग्जाम में भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है? ओके, हिज फाइबर्स होता है, प्रोपिंजे फाइबर्स होते हैं, हिज बंडल और प्रोपिंजे फाइबर्स। ठीक है? हिज बंडल होते हैं और प्रोपिंजे के तंतु होते हैं। अब देखो इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, क्रियाविधि कैसे होती है। मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ,
बुक में बेटा लाइनें हैं, लाइनें याद कर लो, ठीक है, अच्छी बात है, नोट्स तैयार कर लो, बुक तैयार कर लो, पेपर में तो हमें पूरा लिखना है, पेपर में तो हमें पूरा लिखना है, पेपर में हम लोगों को कहीं छोड़ना नहीं है, लेकिन यहाँ क्या समझना है, समझ के फिर वो याद करना है, तो मजा आएगा, ठीक है। अब मजा क्या है, मजा आने को तो 5-7 मिनट में भी आ सकता है, ओके। देन क्या कहता है, एसएन, सबसे पहला जो है एसएन, साइनो ऑरिकुलर नोड जो होता है आपकी ऊर्ध्वमाश्रा, यानी कि जो सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा। अब सुपीरियर मतलब कौन सी, जो शरीर के ऊपरी अंगों से ब्लड को हार्ट में लेके आ रही है, ठीक है, ऊर्ध्वमाश्रा जो ऊपर की तरफ निकली हुई थी ना, ओके, वो, ठीक है, उसके समीप स्थित होता है, ठीक है। एक चपटा अंग है, चपटा और पेशी जनित अंग है। अब इसमें पता है क्या है, ये एक ऐसी पेशियों से, याद रखिएगा, ये एक ऐसी पेशियों से उत्पन्न होता है जिसमें सेल्फ संकुचन की क्षमता, यानी कि अपने आप उद्दीपित होने की क्षमता नहीं पाई जाती है। समझ में आया ना, समझ में आया। पहला टॉपिक, एसएन बेटा ऐसी पेशियों से निर्मित अंग है जिसमें सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता नहीं होती है, खुद संकुचित नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब जब इस एसएन के ऊपर जो आपकी प्रेरक तंत्रिका है, प्रेरक तंत्रिका बेटा अपना काम करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, तो उससे क्या है, इसमें पोलराइजेशन उत्पन्न हो जाएगा, विद्रोहण उत्पन्न हो जाएगा, और विद्रोहण के कारण इसमें जो क्या जनरेट होगा, सक्रिय विभव, यानी बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शंस होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, सक्रिय विभव जनरेट हुआ। अब वो सक्रिय विभव जनरेट हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा कि ऑटोमेटिकली, अब जब सक्रिय विभव जनरेट होता है तो ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली का मतलब होता है लगातार, लगातार, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या है कि उसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, लगातार उसमें अंदर अब संकुचन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अब संकुचन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही संकुचन हुआ तो वो संकुचन, ये सक्रिय विभव कहां तक पहुंचता है, संकुचन के कारण ये दोनों आर्टरियों की वॉल के पास में पहुंच जाता है, यानी आपकी जो आर्टरियम वॉल है उस आर्टरियम की वॉल के पास में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जब आर्टरियों की वॉल के अंदर पहुंचा, यानी कि जब आलिंद की दीवार के पास में पहुंचा तो आलिंदों में भी संकुचन की दर स्टार्ट, यानी कि उनमें भी स्पंदन हो जाएगा, वो भी कांपने लगेगा, ठीक है। अब सुनिएगा, अब ये संकुचन यहां से कहां निकलेगा, एवियन, यानी कि अंतर्परव संधियों के पास पहुंचेगा, ठीक है। एवियन का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, एवियन के पास पहुंचेगा, उसका सक्रियकरण हो जाएगा। अब एवियन क्या है, आलिंद और वेंट्रिकल्स के बीच में बेटा कोर के पास में जो नोड है उसको ही तो आप एवियन बोलते हो। अब एवियन के बाद में क्या होगा, हिच बंडल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और हिच बंडल के साथ साथ कौन सा होगा बेटा, पुरकिंजे जो है, पुरकिंजे की तंतुओं में भी संकुचन हो जाएगा, ठीक है। अब पुरकिंजे की तंतुओं में संकुचन होने के बाद वो संकुचन उनसे कहां पहुंचता है, निलय की भित्तियों में, सबसे लास्ट में पहुंचता है निलय की भित्तियों में। यानी कि याद रखना कि अब यहां तक पहुंचते पहुंचते बेटा जो संकुचन की दर है वो धीमी पड़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना कि आलिंद और निलय दोनों में एक साथ संकुचन नहीं होता है, उन दोनों में संकुचन जो है वो अलग अलग समय पर होता है। यानी आलिंदों में तो संकुचन शुरुआत में शुरू हो जाता है, लेकिन फिर वो हिच बंडल और पुरकिंजे के तंतुओं के द्वारा निलय की भित्तियों तक पहुंचता है। इसीलिए जो निलय है, निलय में बेटा संकुचन क्या है, बाद में शुरू होता है। ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न जो एनसीईआरटी पूछती है, जो पीएनटी में भी पूछा गया है, और जो आपका बोर्ड एग्जाम भी पूछ सकता है। क्लियर है ना बेटा, क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें बेटा, हार्ट साइकिल, कार्डिक साइकिल, ठीक है, हृदय चक्र। भाई दो हृदय की क्रियाविधि में दो चक्र थे, पहला हार्ट बीट था, स्पंदन था। अब आता है हार्ट साइकिल या कार्डिक चक्र। कार्डिक चक्र की अगर हम लोग बात करें, कार्डिक चक्र की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली क्या है, एक स्पंदन यानी कि एक बीटिंग से दूसरी बीटिंग के बीच का जो टाइम है, ठीक है, उसे आप लोग क्या बोलते हो, हृदय चक्र बोलते हो, कार्डिक चक्र बोलते हो। नॉर्मली आपकी बुक क्या कहती है कि इसके लिए एक चक्र से दूसरे चक्र के बीच का समय कितना होता है, 0.8 सेकंड। कितना होता है, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। अब इसमें दो टाइप की क्रियाएं होती है बेटा, ठीक है, कौन कौन सी। नॉर्मली इसमें आता है आप लोगों का अनुशीतलन और प्रकुंचन। अनुशीतलन को आप लोग बोलते हो डायस्टॉल, ठीक है, डायस्टॉल यानी कि फैलना, यानी कि क्या होना, फैलना, ठीक है। और दूसरा प्रकुंचन यानी कि संकुचन। संकुचन का मतलब होता है बेटा सिकुड़ना। संकुचन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, सिस्टॉल, ठीक है। नॉर्मली लोग क्या है, सिस्टॉल और डायस्टॉल बता देते हैं, हिंदी में मतलब बता देते हैं,
लेकिन वहां तक सीमित नहीं रहना, हम लोगों को तो मतलब समझना है, ठीक है। सिस्टोल का मतलब होता है बेटा सिकुड़ना, डायस्टोल का मतलब उसका अपोजिट होता है क्या होता है, फैलना। तो देखिएगा इसमें क्या होता है। अब इसमें दो प्रावस्थाएं होती है, ठीक है। अब दो प्रावस्थाओं को बेटा चार मेन रिएक्शन से बांटा गया। पहला है आलिंद का अनुशीतलन, यानी आलिंदों का फैलना, आलिंदों का फैलना। आलिंद कब फैलेंगे, यानी इस रिएक्शन में क्या होगा, ब्लड जो है, मूड नहीं है, ब्लड है, ठीक है। ब्लड क्या होगा, वो फिल होगा, किस में होगा, आलिंद में भरा जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। कैसे होगा भाई, फेफड़ों से, लंग्स में से, जो लंग्स है फेफड़े, फेफड़ों से तो प्योर ब्लड आ रहा है, हमें पता है फेफड़ों में तो शुद्ध ब्लड होता है, ठीक है भाई, शुद्ध खून ही तो होता है। ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन फेफड़ों में जाके उसकी वायु कूपिकाओं में जाकर स्टोर हो गई। अब वहां पर हीमोग्लोबिन उसके साथ जुड़ेगा तो फेफड़ों से क्या है, शुद्ध खून आ रहा है। और शुद्ध खून मैंने बताया था कौन से भाग में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, बाएं भाग में होता है, ठीक है ना। तो फेफड़ों से जो ब्लड आया वो पल्मोनरी वेन के पास में आया, फुफ्फुसीय शिरा के पास में आया। किसके पास में आया, फुफ्फुसीय शिरा के पास में, पल्मोनरी वेन्स के पास में आया। अब वो पल्मोनरी वेन से आकर किसमें भर जाता है बेटा, बाएं आलिंद में आ जाता है, ठीक है। तो प्योर ब्लड कहाँ आया, लंग्स में आया, लंग्स में से बेटा आप लोगों के पल्मोनरी वेन के पास आया, और पल्मोनरी वेन से आकर वो कहाँ गया आप लोगों का, नॉर्मली लेफ्ट आर्टेरियम की बाएं आलिंद में आ गया, ठीक है। ऐसा ही इसका काउंटर पार्ट, इसका अपोजिट पार्ट, भाई बाएं वाला बोल रहा है कि बाएं वाले का आप बता रहे हो, तो दाएं वाला बोल रहा है कि मैंने क्या आपका क्या चोरी किया। तो दाएं वाला पार्ट जो है, अब बॉडी पार्ट से यहाँ कौन सा ब्लड होगा, इम्प्योर, अशुद्ध रक्त होगा। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर, टिश्यूज के अंदर आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर नॉर्मली क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन में नॉर्मली क्या होगा, मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी तो ऑक्सीजन जो है वो यूज हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, CO2 में, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड जो है वो कहाँ गया, महाशिरा, उसको कौन लेके आया, महाशिरा, और महाशिरा उसे कहाँ ले गई, दाएं आलिंद में ले गई, ठीक है। अब बाएं और दाएं आलिंद में याद रखिएगा, इसमें दोनों आलिंदों में खून एक साथ आता है, ठीक है। अब आलिंदों में ब्लड एक साथ आए तो आलिंद का जो ब्लड प्रेशर है, यानी दोनों आलिंदों का जो रुधिर दाब है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो मैंने आपको बताया था कि दाएं आलिंद की तरफ द्विवलन का पार्ट होता है, बाएं आलिंद की तरफ त्रिवलन का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इस प्रेशर इंक्रीज के कारण तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा भाई, प्रेशर जनरेट हो रहा है, माना कि ये आलिंद दोनों, ठीक है, ठीक है, और नीचे निलय। अब आलिंदों का जो प्रेशर जनरेट होगा भाई, तो इसका अपोजिट ही निलय भी तो ऊपर प्रेशर लगाएंगे, अभी निलय इसका अपोजिट लगाने प्रेशर, तो इससे जो बीच का कपाट है ये वाला हिस्सा ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। अब ये कपाट जैसे ही खुले तो कपाटों के खुलने के कारण ब्लड जो है वो निलय में चला जाता है, ठीक है। कपाट खुले तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, निलय में। भाई संकुचित हुआ, प्रेशर जनरेट हो रहा है तो निलय उसके काउंटर पार्ट में, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर जनरेट कर रहा है, इससे कपाट खुल रहा है, कपाट खुलने से ब्लड कहाँ आ रहा है, निलय में आ रहा है, ठीक है। और इस क्रिया के लिए कितना टाइम लगता है, लगभग 0.7 सेकेंड, ठीक है, याद रखिएगा टाइम, ओके। अब आता है आलिंद प्रकुंचन, याद रखिएगा इस प्रकुंचन से पहले, प्रकुंचन से पहले लगभग 75% जो ब्लड है वो इस अनुशीतलन में ही चला जाता है, निलय में, ठीक है। अब आता है प्रकुंचन, प्रकुंचन मतलब अनुशीतलन समाप्त होते ही, भाई ये क्रिया पूरी हो गई तो ब्लड जो है वो निलय में आता है, ओके, ब्लड निलय में आ जाता है, यानी कि 75% ब्लड तो आ गया, लेकिन आलिंद संकुचित हो जाए। अब आलिंद क्या सिकुड़ जाएंगे, और सिकुड़ने के साथ साथ क्या होगा, जो रिमेनिंग 25% ब्लड है, ठीक है, जो अभी आलिंदों में बचा हुआ है वो भी बेटा सिकुड़ जाएंगे, यानी कि ऊपर का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, नीचे का कम होगा, तो वो क्या है, ब्लड जो है वो नीचे आ जाएगा। आई बात समझ में। और इसके लिए कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड, ठीक है। थर्ड आता है निलय प्रकुंचन, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, निलयों का सिकुड़ना। अब आलिंदों से खून आया बेटा, निलय में आया, ठीक है, आलिंदों से खून किस में आया, निलय में आया। अब निलय उस टाइम तो फैल चुके थे, लेकिन अब क्या है, जैसे ही आलिंद प्रकुंचित हो गया तो उसके बाद निलय में खून आया, तो निलय बोलता है आफत कौन रख रहा है खून की, भाई खून एक आफत है, ठीक है, चोट लगता है, केस भी बन सकता है, नहीं जोक से बाहर मजाक कर रहा हूँ बेटा। अब आलिंद प्रकुंचित होने के पश्चात निलय भी हाथों संकुचित रहते हैं, निलय बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है काम, तुम अपना काम बंद करो, ठीक है। कैसे होंगे भाई, जैसे ही निलय संकुचित होंगे तो निलय का दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बढ़ने से जो ऊपर ये कपाट खुल रहे थे, ये कपाट क्या है,
बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? ताकि ब्लड का काउंटर फ्लो ना हो, विपरीत दिशा में ब्लड दोबारा ना जाए। ठीक है, जिसे ब्लड का बैक फ्लो या फिर काउंटर फ्लो, बैक फ्लो हालांकि वर्ड थोड़ा गलत है, उसे आप लोग काउंटर फ्लो कहते हैं। काउंटर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना, काउंटर फ्लो नहीं होता है। अब काउंटर फ्लो नहीं होगा तो निलय में ब्लड भर जाएगा, ब्लड भर गया, इससे जो अर्धचंद्राकार कपाट है खुल जाते हैं। उनका खुलने का कारण क्या है वो सुनिएगा, हमें तो यहाँ कारणों से लड़ाई करनी है, ठीक है ना भाई। निलय का प्रेशर है वो ज्यादा है किसकी तुलना में? महाधमनी के प्रेशर की तुलना में। भाई निलय में तो ब्लड ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, महाधमनी में बाहर ब्लड है ही नहीं, तो अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाएंगे और ब्लड जो है वो किस में आ जाएगा? महाधमनी में, और वहां से कहां चला जाएगा? बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। आई बात समझ में? इसके लिए बेटा 0.3 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद है निलय का अनुशीतलन। अब जैसे ही निलय संकुचित हो गया तो वापस निलय क्या सोच रहा है, बोले मैं इतना एफर्ट क्यों लगाऊं, जिसको आलिंदी काम नहीं कर रहा तो मैं इतना एफर्ट क्यों लगाऊं, तो निलय दोबारा विश्राम अवस्था में रहता है, जिसे आप लोग अनुशीतलन बोलते हो, ठीक है ना। निलय का अनुशीतलन कहलाता है, अनुशीतलन, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होगा भाई, जब निलय का दाब बढ़ेगा तो अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाएंगे। अब जब यहाँ पर कम हो जाएगा, दोबारा यहाँ पर बढ़ा था दाब, निलय का दाब कम होगा तो अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाएंगे, और जो ब्लड है, अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर संकुचन के समय आलिंदों में तो ब्लड आ रहा है, ऊपर से तो ब्लड आ रहा है, वो भर रहा है, और निलय ने क्या किया, ब्लड को निकाल दिया, तो वो संकुचित हो जाएगा और क्या हो जाएगा, नॉर्मली अर्धचंद्राकार कपाट हो जाएंगे और ब्लड जो है वापस वो इस तरीके से पूरा का पूरा चक्र चलाता रहता है। क्लियर है ना? ओके, थैंक यू।